नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास आज हम आपके सामने लेकर आए किसानों से जुड़ा हुआ इस देश का अन्नदाता सड़क पर आया है और उससे भी दुखद बात है कि उस अन्नदाता के रूप में कुछ भेड़िए सड़क पर आकर उस अन्नदाता के वास्तव अधिकार को मांगने के आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे में हम आपके सामने बिंदास बोल लेकर आए। हम आपको कह रहे हैं कि क्या किसान आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है। यह सत्य है कि इस आंदोलन को हाईजैक किया गया, क्योंकि देश का किसान कभी भी मंदिर नहीं जला सकता। देश का किसान कभी भी उस बस को नहीं जला सकता जिसमें माता बहनें बच्चे सफर कर रहे हो। और इसलिए राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोग इस आंदोलन को जो दिशाहीन और भ्रमित करने पे लगे हैं, उनकी भी पोल खुलना जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही यह भी वास्तव है कि इस देश के किसानों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आखिर इस देश का मीडिया, इस देश का राजनीतिक तंत्र या समाज भी किसानों के समस्याओं पर तब बात क्यों नहीं करता जब वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलनों को चलाता रहता है, अपने खून पसीने के साथ इस देश को हरा भरा करने के लिए अपने जीवन को खपाता है। ये जब वो करता है तब कहीं पर भी कोई उसके पक्ष में खड़ा नहीं होता। और इसलिए ऐसे चोरों को, भिड़ियों को, ऐसे राजनीतिक षड्यंत्रकारियों को किसान आंदोलन को भ्रमित करने का मौका मिल जाता है। आज पूरे 1 घंटे तक हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या हो इस देश के किसान की नीति और क्या किसानों का आंदोलन दिशाहीन हो गया है। आइए पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं। देश का किसान आंदोलन कर रहा है। किसानों का ये आंदोलन शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा था। किसान अपनी फसलों को देश और सरकार के सामने कूड़े में फेंक रहे थे, क्योंकि उनकी फसलों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। ऐसे में किसान सड़कों पर उतर आए, लेकिन किसानों के आंदोलन को कुछ लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश शुरू कर दी। वही सरकार भी किसानों के आंदोलन और उनकी मांगों को सही से नहीं संभाल पाई। चाहे वो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र की सरकारें। जी हाँ, किसानों का आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीति की भेंट चढ़ गया है। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए किसानों का प्रयोग कर रही है, तो भाजपा किसान आंदोलन को सिर्फ दबाना चाहती है। इससे किसान आंदोलन का पूरा मामला ही बदल गया। किसानों के हितैषी बनकर कुछ राजनीतिक लोग आंदोलन को हाईजैक करके ले गए। किसान गोली खाते रहे और राजनीति करने वाले अपना वोट बैंक मजबूत करते रहे। सबसे दर्दनाक हुआ किसानों के ऊपर गोली चलवाना। किसानों पर गोली चलवाने का आदेश किसने दिया? भाजपा सरकार कह रही है कांग्रेस के गुंडों ने ये काम किया है, तो कांग्रेस भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है। लेकिन उस किसान का तो घर ही उजड़ गया जिसकी गोली लगने से मौत हो गई। उसके बच्चे अनाथ हो गए। बच्चों का कैसे पालन पोषण होगा? कैसे उस किसान का घर चलेगा? कोई उस किसान के बच्चों का दुख सुनने नहीं आने वाला। कांग्रेस को मुद्दा मिल गया तो बीजेपी ने किसान आंदोलन को दबाकर वाहवाही लूटने की कोशिश की। लेकिन किसानों की असली समस्या पर कोई विचार नहीं कर रहा है। किसान हर रोज मौत की नींद में सो रहे हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों को फसलों का सही से मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों को अपनी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार तक नहीं है। ऐसे में किसान करे तो क्या करे? किसानों की समस्या को लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है? क्या किसानों की समस्या पर सरकारें और राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति करते हैं? क्या किसानों को कर्ज के चंगुल से निकालने के लिए कोई नीति नहीं सरकार के पास? क्या किसानों को सस्ता ऋण नहीं दिया जाना चाहिए? क्या किसानों को खेती करने के नए तरीके नहीं बताने चाहिए सरकार को? क्या राजनीतिक दल सिर्फ किसानों का वोट ही लेना चाहते हैं? ऐसे में कई सवाल खड़े हैं हमारे सामने। तो आपने देखा कि ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ विशेष अतिथि भी जुड़े हुए। साथ साथ में आप कॉल भी कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल अग्रवाल जी, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है। किसान पानी इस विषय पर
बड़े पैमाने पर काम कर चुके हैं। गोपाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। गोपाल जी के साथ साथ शोभा भारद्वाज जी हमारे साथ है। आप भी आपका सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़ी है। तमाम आप लोग कॉल पर भी अपनी बात को कह सकते हैं और मैं सोशल मीडिया के मित्रों को कहूंगा कि किसान हैशटैग लगाकर आज के इस बिंदास बोल में आप अपनी बात को कहिए। हिंदुस्तान की आबादी 70% किसान और खेती से जुड़े हुए उद्योग धंधों पर निर्भर है, लेकिन 125 करोड़ का हिंदुस्तान खेती पर निर्भर है, क्योंकि हम अपने खाने पीने की सारी चीजें इंपोर्ट कर कर कभी कोई देश जीवित नहीं रख सकता। और इसलिए हम हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी किसान से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज के कार्यक्रम को हर व्यक्ति को गंभीरता के साथ देखने की जरूरत है। हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी है। गोपाल जी, जब हम इस आंदोलन को देख रहे हैं तो ये तो मानते हैं कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है, उसकी स्थिति खराब है, लेकिन इस आंदोलन में गलत तत्व घुस गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, किसानों की हालत चिंताजनक है और यह चिंताजनक जो हालत है वो देश में जो अभी तक 70 साल हम स्वतंत्रता से बाद आज जिस स्थिति में है, तो उसमें जो यूपीए सरकार है उसने आज तक कभी किसानों की कोई चिंता ही नहीं करी। अगर इतने साल किसानों ने, जो अन्नदाता है हमारे, अगर उनकी चिंता की होती तो आज ये हालत नहीं होती कि देश की 65% जनसंख्या जो कृषि क्षेत्र में लगी हुई है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मात्र 13% है और जो जीडीपी की ग्रोथ है कृषि क्षेत्र की वह पूरे देश की 2% से भी कम है। तो ऐसी हालत के लिए जो जिम्मेदार हैं उनको आज जनता ने सवाल करना चाहिए कि आपने इतने साल देश में कृषि क्षेत्र को क्यों नहीं ध्यान दिया और उसके लिए क्यों नहीं किया। तो यह तो बल्कि एक गोपाल जी, शरद पवार जो कि कृषि मंत्री थे, महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री थे, वो अपने भाषणों में, सत्ता में जब होते थे तो भाषणों में कहते थे कि किसानों ने खेती छोड़कर दूसरा कुछ करना चाहिए और किसानों के हित की बात नहीं की। अब किसानों के लिए सड़क पर उतरने की बात करें। यह केवल नाटक है, नौटंकी है, केवल नाटक है। बिल्कुल, अगर इन्हें किसानों की चिंता होती तो आज जिस तरह का राहुल गांधी ने नाटक किया सड़कों पे, शरद यादव जी और जो सचिन पायलट और जो लोग गए थे, तो उससे क्या हुआ? जो किसानों की इतनी बड़ी समस्या है, जो दुखद घटना मंदसौर में हुई, जिसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से उनके लिए ठीक करने के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए काम कर रही थी और उसको सबसे बड़ी आवश्यकता आज थी कि हम वहाँ पे शांति बनाए रखें। उनके जो एजिटेशन था, उनका आक्रोश था, खैर आपको गोपाल जी राहुल गांधी से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो राहुल गांधी आलू की फैक्ट्री लगाने की बात करते हो, उनको किसानों की कितनी हमदर्दी और जानकारी होगी किसान समझते। शोभा जी हमारे साथ है। शोभा जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप इसको कैसा देखती है? कितना दुखद है इस देश में सरकारी बाबू को 108 प्रकार की विभिन्न प्रकार के भत्ते मिलते हैं। आप मेरी माता समान है, दुर्भाग्यपूर्ण है, कई माताएं हमारे इस चैनल को देख रही होगी, लेकिन बहनों, माताओं, इस देश के बाबुओं को कंडोम का भी भत्ता मिलता है, लेकिन इस देश के पेट भरने वाले किसान को पेट भरने की गारंटी का भत्ता मिलता नहीं। इतना दुखद है। कितना दुखद है? 50 लाख के ऊपर की अगर गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको 6% ब्याज देना पड़ता है और ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो पहला मिलेगा नहीं। 5 एकड़ से कम खेती है और अगर फिर भी आप लेना चाहे तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। ऐसी समस्याओं के साथ किसान जी रहा है। कैसा देखते हैं आप इसको? खेती के साथ जो जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था होती है वो सदैव मजबूत होती है। मल्टीनेशनल को बुला लीजिए, वो फायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे। जिस दिन लाभ कम हो जाएगा आपके देश को हाई एंड ड्राई छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन खेती एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें तरक्की करते जाएंगे, आपका देश और भी अधिक मजबूत होता जाएगा। मैं ग्रीस के अंदर जब आर्थिक मंदी आई है, ग्रीस की हालत खराब हो गई तो लोग अपने घरों में लौट गए। उन्होंने अपना ही जो उनका बाग थे, छोटी जगहें थी, उनमें अपने ज़रूरत की सारी खेती छोटी छोटी की और पूरे परिवार का जीवन यापन होने लगा। मैंने विदेश में ईरान देखा है। ईरान के अंदर बहुत फल बोए जाते थे, अंगूर, मेवे, तरह तरह के जो मेवे वहाँ पर फल को बोलते थे और जो अखरोट वगैरह हैं बोए जाते थे। लेकिन किसी किसान की हालत इतनी ख़राब नहीं थी। किसान अपने खेत, एक फसल होती थी, दूसरी गंदुम होती थी, वो बहार से पहले, बर्फ आने से पहले उसको जमीन में गेहूं डाल देता था, उसके बाद में वो गंदुम। बिल्कुल, हम आप तो उपाय बता रहे हैं, हम उपाय की तरफ जाएंगे, लेकिन हम उसके पहले
जरा देखते, क्योंकि हम आंदोलन की पहली बात कर रहे थे, उसके बाद हम आगे बढ़ते, क्योंकि किसान आंदोलन ने किसान की वास्तविक समस्या को दबा दिया है। बस उस पर अब राहुल गांधी जैसे लोगों की राजनीति बची। इसलिए देश भर में किसान आंदोलन कहां कहां पर कैसे हो रहा है और क्यों उसके ऊपर शक की सुई भटक रही, देखिए। किसानों का आंदोलन एक छोटे से गांव से शुरू हुआ। अहमदनगर के पुणतांबा गांव में 22 मार्च को ग्राम सभा ने हड़ताल का फैसला लिया। महाराष्ट्र और केंद्र की सरकार ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। कई साल से मॉनसून खराब होने के चलते पैदावार ठीक नहीं हुई, लिहाजा किसानों की माली हालत खराब हो गई। इस साल फसल तो अच्छी हुई, लेकिन किसानों को उनकी फसल की कीमत अच्छी नहीं मिली। इस वजह से किसानों ने तय किया इस बार वे खरीफ की फसल अपनी जरूरत की चीजें ही पैदा करेंगे। महाराष्ट्र के पुणतांबा के किसानों से प्रभावित होकर छोटे बड़े किसान संगठन नेता इकट्ठे हो गए। 1 जून से किसान क्रांति मोर्चा के नाम से आंदोलन शुरू हो गया। पश्चिम महाराष्ट्र के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। नासिक अहमदनगर आंदोलन के केंद्र बने। मध्य प्रदेश में 2 जून से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इंदौर, धार, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, खंडवा और खरगोन के किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आते आते किसान आंदोलन पूरी तरीके से राजनीतिक हो गया। मध्य प्रदेश में गोली लगने से किसानों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि गोली का आदेश हमने नहीं दिया। किसान आंदोलन में ही कुछ गुंडों ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवाई, लेकिन मौतें तो किसानों की हुई। किसानों का पूरा आंदोलन राजनीतिक बनकर रह गया। चलिए, इसके साथ ही हम आपको कुछ ऐसे फोटोग्राफ दिखाते हैं जिस फोटोग्राफ में आपको देखने को मिलेगा कि ये आंदोलन करने वाले लोग मुंह ढाक कर इस आंदोलन को कर रहे। किसान सीना चौड़ा कर कर अपनी न्याय की अधिकार की बात करता है, उसको अपना मुंह ढाकने की जरूरत नहीं। ये कौन लोग हैं जो किसानों के नाम पर इस भीड़ में घुसे हैं, इन फोटो पर नजर डाली है, आखिर ये लोग कौन हैं? तमाम ऐसे लोग भी एक दूसरे फोटो में हम आपको दिखाते हैं कि जिनके गले में पार्टी के पट्टे हैं, और वो पार्टी के पट्टे जिसपे कांग्रेस का चिन्ह है, निशान है। कई चेहरे तो आपको ऐसे भी दिखेंगे या अधिकारियों के साथ बातचीत भी आपको मिलेगी जिसमें वो पार्टी के पदाधिकारी होने की बात खुद अधिकारी वर्दी में उनके साथ करे। इन वीडियो के फोटो के साथ भी हमारे साथ कारणों में नजर आती कि आखिर क्या कारण है, देखिए। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खेती के बजाय उद्योगों को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के शुरुआती दिनों में केवल उद्योगों को बढ़ावा दिया, लेकिन बाद में बिहार चुनाव हारने के बाद सरकार को किसानों की याद आई। वर्ल्ड बैंक का षड्यंत्र। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ उद्योगपतियों के जरिए वर्ल्ड बैंक के दबाव में ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जिससे किसानों को बेदखल किया जाए, क्योंकि किसान वर्ल्ड बैंक के लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है। विकसित देश अपने किसानों को सुरक्षा देते हैं, लेकिन हमसे किसानों के लिए कटौती की मांग करते हैं। अमेरिका जैसे देशों ने अपने किसानों को हर तरह की सब्सिडी दे रखी है, लेकिन ये देश हमारी सरकार पर किसानों की सब्सिडी में कटौती करने का दबाव डालते हैं। ऐसे में इन देशों के दोहरे मापदंड सामने आ रहे हैं। खेती आबाद होगी तो विदेशी कंपनियों को सस्ते मजदूर कैसे मिलेंगे? खेती आबाद होने से सभी किसान खेती में लग जाएंगे। इससे विदेशी कंपनियों के लिए सस्ते मजदूर नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसान मजदूरी की बजाय खेती में ही अपनी आजीविका को पालेगा। ऐसे में सस्ती मजदूरी करने कभी किसान इन विदेशी कंपनियों में नहीं जाएगा। किसानों के मुद्दे पर राजनीति करते राजनीतिक दल। किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति शुरू कर देते हैं। इससे किसानों के मुद्दे दब जाते हैं। कुछ राजनीतिक दल किसानों को हमेशा अपने वोट बैंक की तरह यूज करते रहे, लेकिन कभी उनकी वास्तविक परेशानियों का हल करने की ओर कदम नहीं उठाए। इससे किसानों की हालत देश में सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। चलिए, कारणों के बाद हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। हमारे साथ कॉलर भी जुड़े, हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी भाजपा के नेता भी है। हम कुछ कॉलर के पास चलते फिर गेस्ट के पास चलेंगे। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, मैं कशिश बोल रही हूँ प्रीत बिहार से। हाँ सर, मेरा कहना ये है कि जैसे इजराइल और अमेरिका जैसे देशों में आधुनिक तरीके से खेती की जाती है, अगर वही टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ जाए तो हमारे किसानों को सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, धन्यवाद।
गोपाल जी, आखिर इजराइल जैसे छोटे से देश में जो संभव होता है वो इतने बड़े देश में जिसकी मुख्य अर्थव्यवस्था कम से कम लोक संख्या के आधार पर तो खेती है, वहां पर क्यों संभव नहीं होता? गोपाल जी। नहीं, बिल्कुल इसकी तरफ प्रधानमंत्री जी ने कहा ही है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यह एक बहुत बड़ा नारा है। और उसी तरह वो कह रहे हैं कि जो पानी की टेक्नोलॉजी है, इजराइल से जो खेती की टेक्नोलॉजी है वह भी समझना है। और यहाँ पे भी इंडिजिनस अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें कम पानी से वह खेती हो सकती है। दूसरी बात है कि सॉइल कार्ड किसानों के लिए बनाए गए हैं। हर किसान को एक सॉइल कार्ड, उसकी ज़मीन का टेस्ट करके सॉइल कार्ड दे दिया जाएगा और वह बने जा रहे हैं ताकि उसको पता चल जाए कि उसको उसके ज़मीन पे कौन सा फर्टिलाइज़र ज़्यादा आवश्यक है, कौन सा फर्टिलाइज़र उसको कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसकी पैदावार ज़्यादा हो। दूसरा, इरिगेशन लैंड में अभी मात्र देश की कृषि क्षेत्र में जो कवर्ड जिसमें कृषि हो रही है उसका 26% ज़मीन पर ही पानी की सप्लाई इरिगेशन फैसिलिटी है। उसको बढ़ा के 52% किया जाने का टारगेट 2 साल में है। और भी बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। नीम कोटेड यूरिया की बात है। उसके बाद जो उनको फसल बीमा योजना है, सबसे बड़ी किसान की समस्या क्या है कि उसको उसकी प्राकृतिक आपदा में उसकी फसल खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। अगर उसको आत्महत्या से बचाना है तो उसको फसल बीमा योजना देनी है। प्रधानमंत्री ने बड़े सस्ते दामों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी जी ने लागू की है। उसमें जो किसान के पैसा, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन भी जमीन पर होना चाहिए ना। मोदी जी तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन कई अधिकारी तो नहीं पहुंचते। अभी उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण आज के जनसंसद में सुदर्शन में हमने देखा कि 4600 लोगों का उन्होंने सॉइल हेड कार्ड रात में बना दिया। अगर मोदी जी के मेहनत पर ऐसा पलीता नीचे के अधिकारी लगाएंगे तो कैसे होगा? नहीं, बिल्कुल, अगर अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, मोदी जी ने कल भी सेक्रेटरीज की मीटिंग ली, कल कैबिनेट की मिनिस्ट्री की मीटिंग भी ली। वो किसी भी समस्या को, देखिए देश में समस्याएं बहुत है। अगर इतनी सारी समस्याओं में हम ये तो कह नहीं रहे कि हमने हर चीज 3 साल में खत्म ठीक कर दी, हम उस ठीक करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करना है, उसको एक राष्ट्रीय एकीकृत मार्केट देना है जीएसटी के थ्रू। वो अगर आसाम का किसान है वो मध्य प्रदेश में अपना माल बेच सकता है। मध्य प्रदेश का इंदौर का किसान प्याज 2 रुपए किलो उसको मिलता है। अगर वही प्याज अगर दिल्ली में आके बेच देगा तो उसे 15 से 20 रुपए तक का उसको दाम मिल जाएगा। तो एकीकृत बाजार मिलना भी आवश्यक है। इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल मुझे लगता है इस पे काम होने की आवश्यकता है गोपाल जी, क्योंकि मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने जानकार लोग भी सरकार में हैं। 15 किलोमीटर पर लोनी है, वहां पर 2 किलो रुपए लौकी मिलती है और वही लौकी 15 किलोमीटर दूर आके 30 रुपए की हो जाती है, 15 गुना बड़ी हो जाती है। आखिर उस लौकी पर मेहनत करने वाले इस किसान को दाम कब मिलेगा? इस पर भी सोचने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं किसान का। आइए, अब तक हमने स्थिति और कारण स्थिति पर नजर डाल दी थी, अब हम आपके सामने नजर डालते। स्वामीनाथन कमेटी ने क्या सिफारिशें की थी? किसी फसल के प्रोडक्शन के फसल पर जितना खर्च आ रहा है सरकार उससे 1.5 गुना ज्यादा दाम दिलाए। सरप्लस और बेकार जमीनों को बांटा जाए। एग्रीकल्चर लैंड और जंगलों को नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को देने पर रोक लगे। जंगलों और आदिवासियों और चरवाहों को जाने की इजाजत हो, साथ ही कॉमन रिसोर्स पर जाने की इजाजत भी मिले।
नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस का गठन किया जाए ताकि लैंड यूज का फैसला पर्यावरण, मौसम और मार्केटिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखकर एग्रीकल्चर लैंड की बिक्री को रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज्म बनाए जाएं, जिसमें जमीन प्रपोजल और खरीदार की कैटेगरी को ध्यान में रखा जाए। चलिए अब हम नजर डालते हैं क्या परिणाम है इस पूरे आज तक की स्थिति के। देखिए, सरकार किसानों की बजाय विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाती रहेगी। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की हालत को देखते हुए अपने सभी मंत्रियों को किसानों के लिए काम करने का आदेश दिया है, लेकिन कुछ मंत्री अभी भी किसानों की बजाय विदेशी कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं। किसान आत्महत्या करते रहेंगे। महाराष्ट्र में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं पूरे देश में किसानों की आत्महत्या कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार को किसानों के फायदे के लिए कुछ योजनाएं शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार विफल रही और किसान आंदोलन करने लगे। किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। किसान खेती करके अपना और अपने बच्चों का पेट तक नहीं पाल पा रहा है। ऐसे में किसान के सामने खेती छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। अगर किसान खेती छोड़ता है तो देश के लिए खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। इससे देश को विदेशों से अनाज और दूसरी चीजें मंगानी पड़ेंगी। प्रधानमंत्री मोदी पर किसानों का विश्वास कमजोर होगा। प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास करके किसानों ने एक साथ आगे आकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट किया। इससे देश में एक स्थिर सरकार बनी। सरकार से लोगों की इच्छाएं भी बढ़ने लगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि किसान सरकार से नाराज हो सकते हैं। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। किसान को जगहों पर अभी मानसून के हालात पर निर्भर है। अगर अच्छा मानसून रहा तो अच्छी फसल होगी, नहीं तो किसान का कर्ज में डूबना तय होता है। अगर किसान की फसल अच्छी हो भी गई तो उसे उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं, कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं अंजना बागी सेक्टर 11 नोएडा से बोल रही हूँ। हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो देश के लिए जज्बा मोदी जी में है, जोगी जी में है, आगे सिस्टम तो उनको ऐसा नहीं मिला। हमारी रामायण में लिखा है भय बिन होई न प्रीत। क्या ऐसा कुछ रवैया अपनाया जाएगा कि देश को आगे बढ़ाने में जो सिस्टम कोऑपरेट नहीं कर रहा है उनको आगे कोऑपरेट करे? गोपाल जी इस पर ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे। गोपाल जी, देश में अगर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देख लीजिए या उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जो देश में गुंडा राज है, योगी जी और मोदी जी से आज सारा देश इस बात से, जो चाहे भ्रष्टाचार के लिए काम कर रहे हो, चाहे कानून को अपने हाथ में लेने वालों के लिए एक सख्त कार्रवाई करने की, या पाकिस्तान के साथ हो, कुछ विदेश नीति हो, सब में एक राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए एक सख्त कार्रवाई करने वाला एक निर्णायक प्रधानमंत्री हमारे बीच में है। ऐसे ही आप आज मध्य प्रदेश को भी देख लीजिए, जितने भी है, कितना जो सारी चीजें हैं वहां पे कृषि क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है। ऐसे ही प्रगति पूरे बल्कि देशों में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है। हाँ बिल्कुल, अगर 20% से ऊपर आंकड़े अगर देखे जाए, जीडीपी की कृषि क्षेत्र की वृद्धि हुई है। और केवल जो इरिगेटेड लैंड है वह 3 गुना 10 साल में कर दी गई है। और वही वह महाराष्ट्र को देख लें, पिछला महाराष्ट्र में इरिगेशन घोटाला हुआ था, 40,000 करोड़ 70,000 करोड़ का पैसा खर्च हुआ और इरिगेशन लैंड जो कवर एरिया है वो 1% भी नहीं बढ़ा। तो इस तरह से भ्रष्टाचार को देश में खत्म करना है, कानून व्यवस्था को लागू करना है। देश में राष्ट्रहित से जो अलग बात करते हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सजा होगी, उनके अंदर डर का माहौल व्याप्त होगा। जो आप देख रहे हैं सारी जगह, वो यही तो है, डर से घबराते हैं। कश्मीर में देखिए, कहीं भी देखिए, आज एक मजबूत निर्णायक सरकार देश में है। 3 वर्ष हुए, 3 वर्ष पूरे हुए हैं, बहुत सारे निर्णय हुए हैं, बिल्कुल, बहुत लेकिन सी कई और निर्णय होने की बात। शोभा जी, उपाय में आप क्या बताएंगे? देखिए, किसान आगे आया अपनी बात कहने के लिए, उसके बीच में राजनीतिकरण शुरू हो गया, कई किसानों के संगठन बन गए। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को यह समझना चाहिए कि कौन उनका हित चिंतक है। बड़े दुख की बात है कि दूध को पानी की तरह बहाया गया, सब्जियों को सड़क पर फेंका गया। क्या ये किसान ने किया? क्या जो फेंक रहा था क्या वो फटेहाल किसान था? सबसे पहले इस राजनीति को यहाँ से हटाना चाहिए। देश का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, गाड़ियां इस तरह से जलाई गई, पुलिस चौकियों के ऊपर हमले किए गए,
महाराष्ट्र के अंदर ही आप देख बल्कि लीजिए। मंदिर जलाए गए। हाँ, मंदिर ये जलाए देश गए। का किसान कभी मंदिर नहीं जला सकता। सारा कारण मैं आपको समझा देती हूँ। उसका कारण क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। पॉलिटिकल पार्टी जो मोदी जी के, जो भाजपा की विरोधी पार्टियां हैं, उनके पास एक होने का कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने बेचारे गरीब किसान को पकड़ लिया, सारे उसके अंदर कूद गए। जो इतना आप देखिए, सफेद पोश जा रहे हैं, एक डीएम को मार रहे हैं, कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डीएम कोई ऐसी हस्ती है कि जिसके ऊपर हाथ उठाया जाए? इतना। और शिवसेना को देख लीजिए, शिवसेना की बैसाखी पे भाजपा टिकी हुई है। शिवसेना हर वक्त भाजपा के साथ सहयोग करने के बजाय अपना बीच में भुट्टे सेकती है। सबसे बड़ी बात शिवसेना की क्या है? वो महाराष्ट्र को अपना समझती है। अपने समझते से नहीं होता है, काम करना पड़ता है। भाजपा सरकार वहां पे काम करती है। हम जरा महाराष्ट्र में खेती की क्या स्थिति है, इस पर नजर डालते हैं। सूखे की मार महाराष्ट्र पर भारी पड़ रही है। खरीफ के बाद रबी की पैदावार में भी करीब 17% की कमी की आशंका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 62.5 लाख हेक्टेयर खेती योग्य जमीन है, जबकि इसके महज 77.5% हिस्से में ही खेती हो सकी है। खरीफ सीजन में करीब 93% हिस्से में खेती हुई थी। राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश नहीं होने से पैदावार भी बेहद कम है। वहीं महाराष्ट्र में अंगूर की खेती करने वाले किसान नवनाथ ने सुसाइड किया। नवनाथ के परिवार ने गहने गिरवी रखकर बैंक से 4 लाख का लोन लिया था। वहीं वर्धा के 56 साल के बलिराम इगले ने कर्ज से परेशान होकर पुलिस स्टेशन में जाकर फांसी लगा ली। पिछले 2 दशक में सबसे ज्यादा 64,000 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की है। लेकिन नई भाजपा सरकार ने भी किसानों के फायदे के लिए कोई काम नहीं किया है। ऐसे में किसानों का गुस्सा बढ़ने लगा है। वैसे महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन किसानों को इनका फायदा नहीं मिल पाया। सरकार ने महाराष्ट्र में किसान समृद्धि योजना शुरू की है, जिसमें उन्नत खेती के तहत प्रत्येक तहसील को विकास योजना में जोड़ा गया है। इससे राज्य में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। किसानों ने फसलों का विविधीकरण किया है। फसलों के विपणन तकनीकों के लिए किसानों में जागरूकता बढ़ी है। सरकार ने किसानों को वित्तीय स्थिरता देने की बात की है। सरकार ने 25 मई और 8 जून 2017 के बीच इस योजना के तहत किसान आउट चलिए अभियान चला रही है। राज्य के वित्त मंत्री ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश में कैसे खेती हो, 5 गांव चयन किए गए। इस प्रकार प्रदेश के 3,130 ग्रामों जैविक खेती का कार्यक्रम लिया जा रहा है। मई 2002 में राष्ट्रीय एवं जैविक खेती करने वाले अनुभवी कृषकों द्वारा भाग लिया गया। इसमें जैविक खेती अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। प्रदेश के प्रत्येक जिले में जैविक खेती के प्रचार प्रसार हेतु चलित झांकी, पोस्टर्स, बैनर्स, साहित्य, एकल नाटक, कठपुतली प्रदर्शन, जैविक हाट एवं विशेषज्ञ द्वारा जैविक खेती पर उद्बोधन आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। कृषकों में जन जागृति फैलाई गई। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि उपाय में हम जोर देंगे उसको जो राजनीति से परे होगा, जो किसान ने करने वाला होगा। सरकारें तो जो करेगी वो करेगी। हम आपको जैविक खेती या जीरो बजट खेती कैसी होती है ये दिखाते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या है।
बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा खाद्य उत्पादन की होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तरह तरह की रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का उपयोग प्रकृति के जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान के चक्र को प्रभावित करता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति खराब हो जाती है, साथ ही वातावरण प्रदूषित होता है और मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। प्राचीन काल में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल और प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी, जिससे जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान का चक्र निरंतर चलता रहता था। इसके फलस्वरूप जल, भूमि, वायु और वातावरण प्रदूषित नहीं होता था। भारतवर्ष में प्राचीन काल से कृषि के साथ साथ गौपालन किया जाता था, जिसके प्रमाण हमारे ग्रंथों में प्रभु कृष्ण और बलराम हैं, जिन्हें हम गोपाल और हलधर के नाम से भी संबोधित करते हैं। अर्थात कृषि एवं गोपालन संयुक्त रूप से अत्यधिक लाभदायी था, जो कि प्राणी मात्र और वातावरण के लिए अत्यंत उपयोगी था। लेकिन बदलते परिवेश में गोपालन धीरे धीरे से कम हो गया और कृषि में तरह तरह की रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। इसके फलस्वरूप जैविक और अजैविक पदार्थों के चक्र का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और वातावरण प्रदूषित होकर मानव जाति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। अब हम रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों के उपयोग के स्थान पर जैविक खादों एवं दवाइयों का उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भूमि, जल और वातावरण शुद्ध रहेगा और मनुष्य एवं प्रत्येक जीवधारी स्वस्थ रहेंगे। भारतवर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषकों की मुख्य आय का साधन खेती। हरित क्रांति के समय से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए एवं आय की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है, जिससे सामान्य और छोटे कृषक के पास कम जोत में अत्यधिक लागत लग रही है और जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की उपरोक्त सभी समस्याओं से निपटने के लिए गत वर्षों से निरंतर टिकाऊ खेती के सिद्धांत पर खेती करने की सिफारिश की गई, जिसे देश के कृषि विभाग ने इस विशेष प्रकार की खेती को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया, जिसे हम जैविक खेती के नाम से जानते हैं। भारत सरकार भी इस खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। जैविक खेती की विधि रासायनिक खेती की विधि की तुलना में बराबर या अधिक उत्पादन देती है। अर्थात जैविक खेती मृदा की उर्वरता एवं कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्ण रूप से सहायक है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जैविक खेती की विधि और भी अधिक लाभदायक है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं। इसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यंत लाभदायक है। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए नितांत आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित ना हो, शुद्ध वातावरण रहे एवं पौष्टिक आहार मिलता रहे। इसके लिए हमें जैविक खेती की कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा, जो कि हमारे नैसर्गिक संसाधनों एवं मानवीय पर्यावरण को प्रदूषित किए बगैर समस्त जनमानस को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकेगी और हमें खुशहाल जीने की राह दिखा सकेगी। इसके साथ साथ मित्रों, हिंदुस्तान में कभी वैदिक खेती हुआ करती थी। हम ये मानते हैं कि अन्न पर उसके प्रक्रिया का प्रभाव होता है और उसके आधार पर ही हम जो खाते हैं उसका विचार बनता है और इसलिए उस आहार का विचार में परिवर्तन होता है। हमारे विचार कभी बहुत अच्छे थे, इसका कारण था वैदिक खेती। क्या है वैदिक खेती, समझते हैं।
वैदिक काल में समृद्ध खेती का मुख्य कारण कृषि का गो आधारित होना था। प्रत्येक घर में गोपालन एवं पंचगव्य आधारित कृषि होती थी। तब हम विश्व गुरु के स्थान पर थे। भारतीय मनीषियों ने संपूर्ण गोवंश को मानव के अस्तित्व, रक्षण, पोषण, विकास एवं संवर्धन के लिए आवश्यक समझा और ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की थी जिसमें जनमानस को विशिष्ट शक्ति, बल और सात्विक वृद्धि प्रदान करने हेतु गोदुग्ध, खेती के पोषण हेतु गोबर, गोमूत्र युक्त खाद, कृषि कार्यों एवं भार वहन हेतु बैल और ग्रामोद्योग के अंतर्गत पंचगव्यों का घर घर में उत्पादन किया जाता था। प्राचीन काल से ही गोपालन भारतीय जीवन शैली और अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग रहा है। वर्तमान में मनुष्य को अनेकों समस्याओं जैसे मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण असंतुलन, जल का दूषित होना, कृषि भूमि का बंजर होना आदि से जूझना पड़ रहा है। इन विपरीत परिस्थितियों में हमें अपने आप को स्वस्थ एवं आर्थिक रूप से संपन्न रखना है। तो दैनिक जीवन में गो दूध एवं पंचगव्य उत्पादों का और कृषि में गोबर एवं गोमूत्र से उत्पादित कीटनाशकों एवं जैविक खादों का उपयोग बढ़ाना होगा। यही वैदिक खेती का मूल है। चलिए, अब कार्यक्रम के आखिर में हम आपको उपाय पर नजर डालते हैं कि आखिर क्या उपाय होने चाहिए इस देश के खेती को बचाने के लिए। देखिए, किसानों को रिटायरमेंट पेंशन क्यों नहीं? किसानों को बुढ़ापे में कोई रिटायरमेंट पेंशन नहीं दी जाती, जबकि विकसित देशों में किसानों को पेंशन दी जाती है। ऐसे में सरकार किसानों को आगे आकर रिटायरमेंट पेंशन के लिए सोचे, जिससे किसानों को फायदा हो। किसानों का मुनाफा सुरक्षित भाव तय हो। किसानों के लिए ऐसा रेट तय हो जिससे उन्हें खेती करने की इच्छा बढ़े। अगर किसान को फसल का अच्छा मूल्य मिलेगा तो किसान फसल को उगाने के लिए और भी मेहनत करेगा। किसान को नुकसान का भुगतान तुरंत हो। किसान को फसल खराब होने पर 35 रुपए तक के चेक दिए गए, जो किसानों के साथ सबसे बड़ा मजाक रहा। सरकार तो बोलती है कि हमने किसानों को फसल मरने का बीमा करा दिया है और किसानों को फसल मरने का मुआवजा मिलने का वादा किया, लेकिन किसानों को कभी भी टाइम से फसल मरने का मुआवजा नहीं मिलता। जैविक और वैदिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। सरकार को हर जिले में जैविक और वैदिक खेती करने के लिए किसानों को समझाया जाए, जिससे किसान जैविक और वैदिक खेती की ओर आए। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जैविक और वैदिक खेती सदियों से किसानों के फायदे का सौदा रही है। इससे न सिर्फ किसानों का फायदा होता है, बल्कि प्रकृति को भी नुकसान नहीं होता। औसत आय निर्धारित की जाए। किसानों की औसत आय को निर्धारित किया जाना चाहिए। इससे किसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि उसे बैंकों और सूदखोरों से जलालत नहीं सहनी पड़ेगी और किसान अपना और अपने बच्चों का पेट भर लेगा। तो चलिए, कार्यक्रम के आखिर में मैं दोनों अतिथियों के पास जाके उनकी एक एक प्रतिक्रिया लूंगा। गोपाल जी, कार्यक्रम के आखिर में आपकी एक प्रतिक्रिया। ये जो मध्य प्रदेश में आज राहुल गांधी ने किया है, ये केवल नौटंकी है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बहुत काम हो रहा है और इस बार के आंदोलन में भी 4 जून को शिवराज सिंह चौहान जी ने उनकी मांगों को मान लिया था और उन्होंने भारतीय किसान संघ और कुछ संगठनों ने, किसानों के मुख्य संगठनों ने इस आंदोलन को वापस करने का तय कर लिया था और उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि वो सारी मांगों को 4 मुख्य मांगों को मान लिया था। एमएसपी पे जो सपोर्ट प्राइस था और एक विशेष बात ये भी है कि जो भी किसान आंदोलन हो रहे हैं वो बीजेपी शासित राज्यों में हो रहे हैं, कर दिया है। बिल्कुल। और एक और बात आखिर में मैं कहना है कि अगर किसानों के चिंता होती तो 12 जनवरी 1998 की आपने वीडियो दिखानी चाहिए, जिसमें दिग्विजय सरकार ने 24 निहत्थे किसानों को गोलियों से भून दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, हम दिखाते हैं, हम आपके साथ साथ इस वीडियो को भी दिखाते हैं, जिस वीडियो में दिग्विजय सिंह ने 24 किसानों को भुना था। और अब ये कुछ किसानों के मृत्यु पर दिग्विजय सिंह क्या बरकरार है। ने 12 जनवरी 98 का दृश्य देखा, जब दिग्विजय शहीद हुए, 150 किसानों को गोली लगी। वर्दी वाले पुलिस नीचे थी, देखते देखते ऊपर चढ़ गए छत पे। 5000 से 10,000 किसान थे और अचानक से आवाज आई, धड़ाधड़ गोली चालू हो गई। किसी प्रकार से कोई सायरन नहीं, वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, बस एकदम से गोलियां चलने लगी।
बैठता हूँ, खेती का काम नहीं कर सकता हूँ। सर्दी ज़्यादा है, तकलीफ है ना साहब। खाने पीने तरल पदार्थ खा रहा हूँ मैं, दाल दे दिया ना, कड़क वाला नहीं, सिर्फ पानी जैसी कोई भी चीज़ खा सकता हूँ। और बच्चे को गोली लगी, बड़ा भाई बाबूलाल हुए, अच्छा, उसको उठाने गया, उसकी भी पीठ पर गोली लगी, दोनों एक जगह शहीद हो गए। पढ़ा था ऐसा हुआ तो आए नहीं होगा। शोभा जी, कार्यक्रम के आखिर में अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहले सरकार को प्रयत्न करना चाहिए, बीच में से आढ़ती हटा देना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपने भी बताया कि 2 रुपए की लौकी 30 रुपए की हो जाती है, बीच में बिचौलिया होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उनका कान मुड़ेने चाहिए, कान उमेड़ने चाहिए, उनको बुरी तरह से प्रताड़ित करना चाहिए, उनके ट्रांसफर करना चाहिए। उस नौकरी को पक्की सरकारी नौकरी मान लेते हैं, ढेर लगे रहते हैं, गेहूं के पानी पड़ता रहता है, कोई तमाम समस्याओं का ऐसा ही देश जहां पर समाधान होना चाहिए। और इसलिए इस कार्यक्रम के 1 घंटे के कार्यक्रम में हम इस मुद्दे पर पूरी चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने एक अलग पहलू इस कार्यक्रम में आपके सामने खेती का रखा है। सुदर्शन इस किसान आंदोलन को देखते हुए और किसानों को स्थिति देखते हुए सुदर्शन पर हम एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जो किसानों की सक्सेस स्टोरी दिखाएगा। आखिर ऐसे तमाम कई किसान हैं जिन्होंने छोटी सी जगह में, कम पानी में, विपरीत परिस्थिति में अपने खेती से मैक्सिमम उत्पन्न करके दिखाया है। ऐसे लोगों को हम हिंदुस्तान के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को देख रहे तमाम वो दर्शक ऐसे किसानों को भी हम तक पहुंचाएं, उनकी जानकारी हम तक पहुंचाएं। हम खुद आपके पास आएंगे और आपके सक्सेस स्टोरी को हिंदुस्तान के सामने दिखाएंगे। मैं दोनों अतिथियों का आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला, इस कार्यक्रम में आए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।